आज एक ऐसी सीट का विश्लेषण है जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री तक गंभीर रहते हैं। बात उत्तरकाशी के गंगोत्री सीट की। उत्तराखंड की सियासत में एक बहुत ही बड़ा मिथक है जो गंगोत्री विधानसभा को लेकर बहुत प्रचलित है। दरअसल मिथक ये कि जो भी पार्टी इस विधानसभा सीट को जीतती आई है, राज्य में उसी दल की सरकार बनती आई है। यह मिथक 2002 से लेकर 2022 के विधानसभा चुनाव तक यानी अभी तक चल रहा है। इतिहास जिसका गवाह है, आज हम भी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर इसी सीट के दावेदारों और पूरे चुनावी गणित को आपके सम्मुख लाए हैं। गंगोत्री विधानसभा की चुनावी जंग हमेशा से कांटे की रही है। यहां इस सीट की हवा कभी कांग्रेस के पंजे के साथ बहती है तो कभी भाजपा के कमल को तरजीह देती आई है। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद हुए पहले चुनाव यानी 2002 से शुरुआत करें तो यकीनन जो मिथक है उसको इस सीट का चुनावी रिजल्ट सच साबित करता आया है। साल 2002 में राज्य बनने के बाद गंगोत्री में पहला ही चुनाव बड़ा दिलचस्प हुआ, जिसने त्रिकोणीय रूप लेकर मुकाबला सभी के लिए कठिन बना दिया। इस सीट पर कांग्रेस से विजयपाल सिंह सजवाण, जो आज के दौर में भाजपा के कमल पर सवार हैं, उनको टिकट दिया गया। उस समय उन्होंने लगभग 21% वोट शेयर के साथ 7,878 वोट हासिल करके प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। गंगोत्री में पहले कांग्रेसी विधायक जिन्होंने मिथक को कायम रखा और उनकी जीत के बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके मुखिया के तौर पर नारायण दत्त तिवारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन इस चुनाव में दिलचस्प और देखने वाली बात यह रही कि जो इस सीट पर दूसरे नंबर पर थे वो बीजेपी के नहीं बल्कि CPI-ML के कमल राम नौटियाल थे। उनको 7,268 वोट मिले थे। 19% वोट शेयर के साथ उन्होंने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी। कांटे के इस मुकाबले में वो सिर्फ 610 वोट से चुनाव हारे थे। यानी राज्य बनने के बाद पहला ही मुकाबला गंगोत्री में बड़ा दिलचस्प हुआ। विपरीत इसके बीजेपी ने बुद्धि पंवार को यहां पर टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन वो खास कुछ कर नहीं पाए और तीसरे नंबर पर रहे। भाजपा कैंडिडेट को पहले ही चुनाव में 6,822 वोट मिल पाए। साल 2007 में थोड़ा समीकरण बदले और इस बार गोपाल सिंह रावत को बीजेपी ने टिकट दिया। उन्होंने बड़ा उलटफेर करते हुए लगभग 47% वोट शेयर और 24,250 वोट लाकर ये चुनाव जीता। न सिर्फ तीसरे नंबर की पार्टी को पहले पायदान पर पहुंचाया, बल्कि कांग्रेस को बड़े भारी अंतर से पछाड़ा। कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में भी पूर्व में पहला चुनाव जीते विधायक विजयपाल सजवाण को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में कांग्रेसी सजवाण को 37% वोट शेयर और 5,546 वोट के अंतर के साथ इस बार सिर्फ 18,704 वोट मिले। इस चुनावी नतीजे के साथ फिर वही हुआ जिसने गंगोत्री के मिथक को बरकरार रखा। गंगोत्री सीट जीतने वाली पार्टी भाजपा की प्रदेश में सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने भुवन चंद्र खंडूड़ी। 2012 में लहर कांग्रेस की दिखाई दी और विजयपाल सजवाण ने शानदार वापसी करते हुए पिछली हार का बदला लेते हुए 20,246 वोट हासिल किए। इस चुनाव में बीजेपी के विधायक गोपाल सिंह को सिर्फ 13,300 वोट मिले। उनका वोट शेयर भी 47% से घटकर लगभग 26% पर आ गया। वो 7,000 वोट के अंतर से चुनाव हार गए। इस चुनावी रिजल्ट के बाद फिर से गंगोत्री सीट के मिथक ने अपने आप को दोहराया। मतलब जिसका विधायक गंगोत्री में, उसका सीएम देहरादून में। विजयपाल सजवाण यहां पर विधायक बने और राज्य में सरकार भी कांग्रेस की बनी। विजय बहुगुणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल आया 2017, जो इस प्रदेश के लिए सबसे बड़े दलबदल का साल रहा। 2017 में दलबदल तो हुआ ही साथ मोदी की भी बड़ी प्रचंड लहर चली। इस बार बीजेपी ने फिर से यहां पर गोपाल सिंह रावत को उतारा था, जिसके बाद मोदी लहर में गोपाल सिंह रावत 46% वोट शेयर के साथ 25,683 वोट पाकर इस बार बम्पर जीत दर्ज कर पाए। कांग्रेस के विजयपाल सजवाण चुनाव हार गए। मिथक फिर चला और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, फिर तीरथ सिंह रावत और फिर आखिर के कुछ महीनों के लिए पुष्कर सिंह धामी। मतलब गंगोत्री का मिथक इस बार भी कायम रहा। साल 2022 में बीजेपी के विधायक रहे गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद बीजेपी ने यहां सुरेश चौहान पर दाव लगाया और सुरेश चौहान को इस चुनाव में 29,619 वोट मिले।
जबकि कांग्रेस प्रत्याशी विजयपाल सजवाण को 21,590 वोट मिले। सजवाण को अब तक की सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। मिथक अब भी कायम रहा। भाजपा से सुरेश चौहान 2022 में गंगोत्री से विधायक बने और भाजपाई मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी। अब आते हैं 2027 के चुनावी सफर की तरफ। सवाल यही है कि इस बार कौन गंगोत्री का किंग मेकर बनेगा और मिथक अपने आप को दोहराएगा कि नहीं। उत्तरकाशी जिले में पड़ने वाली ये सीट पिछली 2 बार से कांग्रेस से दूर रही है। उत्तरकाशी के धार्मिक महत्व से जुड़े हुए जो प्रोजेक्ट थे, भाजपा को उनका भी यहां पर लाभ मिला। साथ ही साथ कांग्रेस में गुटबाजी थी, इसलिए कांग्रेस नए चेहरों की चुनौती के बीच अपना पुराना वोट बैंक भी पूरी तरह से समेट नहीं पाई थी और खासकर हिंदुत्व का मुद्दा इस बार छाया रहा, जिसका फायदा यहां पर सुरेश चौहान ने जमकर उठाया। अब सवाल यह है कि इस बार कौन होगा दोनों ही दलों से उम्मीदवार। गंगोत्री की जनता फिलहाल खामोश दिखाई दे रही है, लेकिन गंगोत्री की जनता की खामोशी बहुत कुछ कहती है। पलायन और बेरोजगारी का विकट मुद्दा है, इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। पहाड़ लगातार खाली हो रहे हैं, जो आज भी सबसे बड़े मुद्दे के तौर पर राजनीति का केंद्र हैं। स्थानीय व्यापारी भी अपने हकों को लेकर मुखर हैं, अपनी मांगों को लेकर उनकी नाराजगी बरकरार है, जिसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपदा का मुद्दा भी इस विधानसभा में खासा प्रभाव रखता है। धराली जैसी भयानक आपदा इसी जिले में कहर बरपा चुकी है, जिसको लेकर आज भी कई सवाल समय समय पर उठते हैं। अब इन सबके बीच वर्तमान बीजेपी के विधायक सुरेश चौहान ही भाजपा की तरफ से सबसे मजबूत दावेदार के रूप में दिखाई देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुरेश चौहान के अलावा भी पार्टी के अंदर युवा चेहरे हैं जो लाइन में हैं और ये सभी जानते हैं कि बीजेपी कभी भी चौंकाने वाले फैसले ले सकती है, किसी भी चेहरे को हटा सकती है, किसी भी चेहरे को चुनाव में खड़ा कर सकती है। अब गणित यही कहता है कि पूर्व में कांग्रेस से लड़ते आए विजयपाल सजवाण फिलहाल भाजपा में हैं। 2002 से लगातार चुनाव लड़ते आए सजवाण चुनावी रण से दूर रहे, ये थोड़ा दूर की कौड़ी है। ऐसे में ये मुमकिन है कि टिकट की शर्त पर ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन की हो। अब वो भी टिकट की रेस में होंगे। सवाल यही है कि अगर भाजपा ने विजयपाल सजवाण को टिकट नहीं दिया तो क्या वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी करेंगे। वैसे सवाल तो है कि विजयपाल सजवाण को कांग्रेस लगातार चुनाव लड़ा रही थी, 20 साल से उन पर भरोसा जता रही थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का भरोसा तोड़ा तो लोगों को शायद यह चेहरा ना भाए। हो सकता है भाजपाई कैडर भी सजवाण को उतना सपोर्ट ना करे जितना चुनाव जीतने के लिए जरूरी है। इनके अलावा रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल भी हैं, जो पूर्व में आम आदमी पार्टी से यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, वो भी बीजेपी में ही हैं। हो सकता है यहां से उनका इस्तेमाल बीजेपी करे। पूर्व सैनिकों को लुभाने के लिए अब कहीं से तो टिकट उनको मिल सकता है। ऐसे में वो जगह गंगोत्री हो तो कोई आश्चर्य नहीं। कुल मिलाकर बीजेपी में दावेदारों की बड़ी फौज है, इसलिए घमासान भी अंदरूनी तौर पर बड़ा होने की उम्मीद से इनकार नहीं किया जा सकता। मुमकिन ये भी हो सकता है कि टिकट ना मिलने की सूरत में उम्मीदवारों की इसी चुनावी फौज में कहीं बगावत ना हो। इस चिंता को भी भाजपा आलाकमान किनारे कर नहीं सकता, क्योंकि इस सीट पर विपक्ष यानी कांग्रेस में कोई ऐसी फौज नहीं है। उम्मीद बस इतनी बार जताई जा रही है कि अगर भाजपा से विजयपाल सजवाण को टिकट नहीं मिलता है तो वो कांग्रेस में वापसी कर गंगोत्री के चुनावी समर में कूद सकते हैं। सोर्स बताते हैं कि कई कांग्रेसी दिग्गज उनके संपर्क में भी है, लेकिन विजयपाल सजवाण के भाजपा में जाने के बाद जो एक चेहरा उभर कर गंगोत्री सीट पर नजर आया है वो एक स्थानीय चेहरा मनीष राणा है, एकदम बद्रीनाथ की तरह। जिस तरह बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र भंडारी के भाजपा में शामिल होने के बाद उस सीट पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने लखपत बुटोला पर भरोसा जताकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा, ठीक वैसे ही गंगोत्री सीट पर भी कांग्रेस कर सकती है। मनीष राणा कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। विजयपाल सजवाण के भाजपा के बाद एक तरह से गंगोत्री विधानसभा विपक्ष शून्य लग रही थी, लेकिन मनीष राणा ने जनता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर विपक्ष की कमी को पूरा करने की भरपूर कोशिश की है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी होते दिखाई दिए हैं। अभी हाल ही में धराली आपदा के दौरान भी उन्होंने काफी हिम्मत से उस क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम किया और पीड़ितों को राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। जिस तरह से मनीष जमीनी तैयारियों में जुटे हैं उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस उन पर भी दाव लगा सकती है। कांग्रेस की तरफ से मनीष एक मजबूत चेहरा बनकर उभर सकते हैं, एकदम लखपत बुटोला की तरह।
खैर, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा और उत्तराखंड क्रांति दल को भी इस सीट पर भूलने की गलती दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती। दोनों स्थानीय दल यहां अपना प्रत्याशी उतार सकते हैं। यूकेडी गंगोत्री में मूल निवास, भू कानून, रोजगार और पहाड़ी अस्मिता जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ सकती है। यूकेडी किसी स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता या युवा नेता को उतार सकती है। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि यूकेडी का संगठन सोशल मीडिया की तुलना में मैदान में कमजोर माना जा रहा है। कई राजनीतिक चर्चाओं और स्थानीय प्रतिक्रियाओं में भी यही बात सामने आती है। इसके उलट स्वाभिमान मोर्चा का प्रत्याशी पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन यूकेडी से थोड़ा ज्यादा मजबूत इस सीट पर स्वाभिमान मोर्चा दिखाई देता है। फिलहाल भाजपा बनाम कांग्रेस का ही यहां सीधा मुकाबला देखा जा रहा है और उम्मीदवार चयन ही परिणाम तय करेगा। हालांकि स्थानीय चेहरा पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, अगर दोनों स्थानीय दल मिलकर चुनाव लड़े तो हालात बदल सकते हैं, चुनावी गणित बदल सकता है। खैर, ये सीट पूरी तरह मैदानी जातीय गणित वाली सीट नहीं है। यहाँ व्यक्तिगत नेटवर्क के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन, संगठन, स्थानीय मुद्दा जाति से ज्यादा असर डालते हैं। इस सीट पर ठाकुर वोट सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। यहाँ दोनों ही यानी भाजपा और कांग्रेस का पारंपरिक वोटर अहम भूमिका में है। दोनों ही दल एक दूसरे के वोटर्स में सेंध लगाती रही हैं, लेकिन इस बार स्थानीय लोकप्रिय चेहरा इस गणित पर भारी पड़ सकता है। वोट का विभाजन भी इस बार बड़ा मुद्दा होगा। 2027 में भी अगर मुकाबला स्थानीय बनाम संगठन बनता है तो राजपूत वोट फिर विभाजित हो सकता है। ब्राह्मण वोट की संख्या यहाँ सीमित लेकिन प्रभावशाली है। उनमें शिक्षक, पुजारी, सरकारी कर्मचारी वर्ग में असर देखा जाता है। अनुसूचित जाति का वोट यहाँ निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि इस सीट पर 10 से 14% तक उनका प्रभाव माना जाता है। इस सीट का सबसे निर्णायक इलाका माना जाता है भटवाड़ी क्षेत्र। यहाँ आज भी सत्ता के विरुद्ध नाराजगी देखने को मिल रही है। यदि कांग्रेस यहाँ 3 से 4 हजार की लीड बना लेती है तो भाजपा मुश्किल में आ सकती है। कुल मिलाकर सबकी नजर इस सीट पर टिकी है। सभी दल हर हाल में इस सीट को जीतकर सत्ता की चाबी अपने करीब करना चाहते हैं, क्योंकि मिथक अभी तक तो टूटा नहीं है। बस इंतजार इस बात का है कि 2027 में यही मिथक कायम रह पाएगा या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।